आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 19वां भाग लेके आ रहे हैं, जहां पे हम बेहतरीन किताबों का निचोड़ लाते हैं। यह आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहें तो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। देखिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम वन लाइनर क्वेश्चन को ही कवर करते हैं। क्वेश्चन है कि लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए। देखिए अधिकतम की तो कोई सीमा नहीं है, तो न्यूनतम पूछ लिया गया है और ये होती है 25 साल। लोकसभा और राज्यसभा ये दो सभाएं हैं और इसके साथ अगर हम प्रेसिडेंट को जोड़ दें तो तीनों को मिला के बनता है पार्लियामेंट यानी कि संसद। अब अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो ये भी होनी चाहिए 25 वर्ष ही, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो उसे या तो लोकसभा से आना होगा या फिर राज्यसभा से। अगर वो व्यक्ति लोकसभा से आता है तो कम से कम उम्र 25 साल, राज्यसभा से आता है तो कम से कम उम्र 30 साल होनी जरूरी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसको प्रधानमंत्री बना दिया गया हो या फिर बना दिया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा किसी का मेंबर नहीं होगा, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी भी सदन का मेंबर होना जरूरी होगा। अगला है कि 84वें संविधान संशोधन में ये बताया गया है कि जो हमारी लोकसभा की सीटों हैं इसकी संख्या अधिक नहीं की जाएगी। कब तक? जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा में जो सीट है इसकी संख्या है 552, जिसमें से 523 स्टेट से, 20 यूनियन टेरिटरी से और 2 लोगों को मनोनीत किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये जो 552 है, जब आने वाले दिनों में संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि इसकी संख्या भी बढ़नी चाहिए। लेकिन संविधान के संशोधन में कहा गया है कि 2026 तक इसकी संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। इसी तरह आपने देखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसमें कुल मिला के 31 जज होते थे, लेकिन अब इसे कर दिया गया है 34। ये मुख्य न्यायाधीश को ऐड करके है। तो ये 2026 तक है। 2026 के बाद आप सरकार चाहे तो इसमें बढ़ोतरी कर सकती है। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम कितना हो सकती है, तो यह है 552 या फिर 550। जो भी विकल्प होगा आप उसे ट्रिक करिएगा। अगर दोनों विकल्प है तो आप 552 को ही ट्रिक करिएगा। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, ये हो सकता है 20। हमने आपको यहाँ बताया कि 20 आते हैं यूनियन टेरिटरी से। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। कब? तो ये कर दी गई थी 31वें संविधान संशोधन में। आगे बढ़े तो अगला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस जनगणना के आधार पर किया गया था। मतलब कि आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है, लगभग 23 करोड़ जनसंख्या है, तो यहाँ पे लोकसभा की 80 सीटें हैं। अगर आप बिहार को देखेंगे तो इससे छोटा है, यहाँ पे 40 सीटें हैं। तो इस तरह जो सीट है ये कब आवंटित की गई, किस जनसंख्या को आधार मान के की गई, तो ये की गई 1971 के जनगणना को आधार मान के। जनगणना हर 10 साल पे होती है। 2011 के अनुसार 121 करोड़ जनगणना थी। 2021 में जनगणना होना बाकी है। जब ये जनगणना होगी तो इसका भी डेटा आ जाएगा। लोकसभा में राज्यों की सीटें आवंटित की गई है किस पर, तो जनसंख्या के आधार पे। किस जनसंख्या के आधार पे, तो 1971। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक सीटें कहाँ हैं, तो उत्तर प्रदेश में है 80। चलिए आप एक क्वेश्चन कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। राज्यसभा में भी सबसे ज्यादा जो संख्या है चुन करके उत्तर प्रदेश से जाती है। आपको बताना है कि कितने, उत्तर प्रदेश से। अगला है कि इन राज्यों की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। मतलब आप हर जगह देखेंगे तो SC/ST को रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड और सिक्किम में ऐसा नहीं है। अगला है कि इन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो ST हैं इनके लिए लोकसभा में आरक्षण नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा। देखिए ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि वहाँ पे इनकी जो जनसंख्या है बेहद कम है, तो जिसकी जनसंख्या ही नहीं रहेगी उसे आरक्षण देने में या फिर जगह देने का क्या मतलब है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें बनाई गई हैं, तो ये सीटें हैं 84। मतलब कि 530 जिन सीटों पर चुनाव होगा इनमें 84 सीटें हमेशा AC होंगी, चाहे वो कोई भी 84 सीटें क्यों ना हो। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया, तो ये है आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 में बताया गया है
कि जो एससी की सीट है ये भी रखी जाएगी हर साल 84, चाहे ये कहीं से भी रखी जाए पूरे देश में। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति मतलब कि एसटी के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें कितनी हैं पूरा, तो ये है 6, मतलब कि किसी भी राज्य से 6 अधिकतम सीटें दी जा सकती हैं। अगला है कि राज्यों में निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित क्या है। मतलब कि राज्य में अगर हम चाहें कि जो लोकसभा की संख्या है उत्तर प्रदेश में 80, इसको बढ़ा दें, तो ये बताया गया है 7वें और 31वें संविधान संशोधन में। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है लोकसभा को, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन इससे पहले भी भंग किया जा सकता है अगर प्रधानमंत्री लिख करके दे प्रेसिडेंट को तब। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूछा जाता है कि बताइए कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो कई सारे लोगों के उत्तर होंगे कि 5 साल, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तभी तक होगा जब तक उसको बहुमत प्राप्त है, जब तक उसको बहुमत प्राप्त है तब तक उनका कार्यकाल है। अगर चुनाव 2019 में हुआ है, बहुमत 2021 में खत्म, तो 2021 में प्रधानमंत्री को हटना पड़ेगा, जिसकी बहुमत वो प्रधानमंत्री फिर बन जाएगा। लोकसभा में कम से कम सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो वर्ष में 2 बार, क्योंकि 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। वैसे आप देखेंगे तो साल में 3-3 सत्र होते हैं, कभी कभी 4-4 होते हैं, लेकिन कम से कम 2 होना जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि सबसे बड़ा सेशन कौन सा होता है, ये होता है बजट सत्र। जो बजट सत्र होता है ये सबसे बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे शुरू में पहले प्रेसिडेंट का अभिभाषण होता है, उसके बाद बजट होता है, बजट पे चर्चा होती है, उसके बाद प्रेसिडेंट का जो अभिभाषण हुआ होता है उस पर धन्यवाद प्रस्ताव आता है, तो इस तरह ये पूरा बड़ा हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है, तो यह है 550 या फिर 552। कब तक? 2026 तक। देखिए यहाँ पे जो पूरी सीटें हैं कभी कभी भर्ती नहीं है, और इसको बढ़ा करके थोड़ा सा इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर इस बीच कहीं से कुछ कोई भाग इंडिया में आता है, जैसे कि पीओके वाला क्षेत्र है या फिर कोई भी भाग जो इंडिया में जुड़ेगा, तो वहाँ के लोगों को प्रतिनिधित्व देना होगा, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा अधिक रखा जाता है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है किसका, तो संसद के दोनों सदनों का। संघीय मतलब कि यूनियन टेरिटरी की बात की गई है। लोकसभा में बैठक समाप्त किया जा सकता है कैसे कैसे? लोकसभा में एक तो स्थगन लाया जा सकता है, या फिर सत्रावसान, या फिर विघटन। विघटन मतलब कि लोकसभा को पूरा खत्म कर देना, सत्रावसान मतलब कि एक सत्र को खत्म करना, स्थगन मतलब कि उसको कुछ समय के लिए स्थगित करना। लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए किसके पास पावर है, तो ये पावर है केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास। लेकिन देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट जब तक कैबिनेट का लिखित नहीं मिलेगा तब तक प्रेसिडेंट इसे अवसान नहीं कर सकता है, मतलब इसे खत्म नहीं कर सकता है। कैबिनेट से क्या होता है कि अगर आप देखेंगे भारत की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है ये है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री से भी अगर कोई पावरफुल है ज़्यादा तो यह है कैबिनेट। कैबिनेट प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा पावरफुल होती है। लोकसभा का कार्यकाल, तो लोकसभा का कार्यकाल कैसे बढ़ाया जा सकता है? नॉर्मली तो 5 साल का होता है, लेकिन अगर उस समय इमरजेंसी चल रही हो तो उसे 1 बार बढ़ाया जा सकता है। फिर भी इमरजेंसी खत्म नहीं हुई तो 1 बार और, फिर भी इमरजेंसी खत्म नहीं हुई तो 1 बार और, यानी कि 3 बार। 3 बार के अंदर अंदर चुनाव कराना जरूरी होगा। लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें कौन भेजता है, तो ये भेजता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है। अगर हम यहाँ देखें तो लगभग 23 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी है? गणपूर्ति इसका मतलब होता है कोरम। देखिए कोरम से आप ये भी जानिए कि लोकसभा में एक स्पीकर होते हैं, इस समय ओम बिरला है, तो होता क्या है कि वो अपनी सीट पे पहले नहीं आके बैठते हैं, सभी मेंबर होते हैं वो आके अपनी अपनी सीट पे बैठने लगते हैं। जब इनकी संख्या 1/10 हो जाएगी तभी स्पीकर इस पे आएंगे, और अगर गलती से आ भी जाते हैं तो इसकी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी तब तक कि जब तक कि 1/10 मेंबर ना हो जाए। अब लोकसभा में आप देखेंगे तो कुल मिला के लगभग 550 हैं, इसका 1 बटा हो गया 55। राज्यसभा में 250 है तो इसका 1/10 हो गया 25। कम से कम इतने मेंबर होने जरूरी हैं तभी उसको चलाया जाएगा।
लोकसभा में प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का क्रम बताइए। तो उत्तर प्रदेश से 80 सीटें, द्वितीय स्थान पे है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे है पश्चिम बंगाल। इसके बाद बिहार का नंबर आता है, 40 सीटें हैं बिहार से। लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें आती हैं? तो 25। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए, आसान है। गुजरात से लोकसभा में कितनी सीटें आती हैं? राजस्थान से सटा हुआ है, कई चीज़ें राजस्थान से मेल खाती हैं गुजरात की। तो बताइए कि गुजरात में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? ये कई बार पूछा गया है। लोकसभा में 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, मतलब कि कौन कौन सा वो जगह है जहाँ से केवल 2 लोग आते हैं? अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, यहाँ से केवल 2-2 लोग चुन करके आते हैं। राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी के समूह को लोकसभा में केवल 1 सीट मिलती है, मतलब कि ये सारी यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ से लोकसभा में केवल 1 लोग चुन करके आते हैं। ये है चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी, यहाँ से केवल 1 लोग चुन करके आते हैं लोकसभा में। ये सारी क्या है? यूनियन टेरिटरी हैं। देखिए अगर आप देखेंगे तो इस समय जो यूनियन टेरिटरी हैं इसमें से 3, मतलब कि दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर और पुदुचेरी, ये 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जहाँ पे सीएम होता है। इसके अलावा जो 3 के अलावा जो 5 है यहाँ पे सीएम नहीं होता है। अगला है कि डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार लोकसभा का संसदीय क्षेत्र है। सबसे बड़ा यूपी में लोकसभा का संसदीय क्षेत्र कौन है? यह है गाजियाबाद, मतलब कि गाजियाबाद का जो क्षेत्र है यहाँ पे ज़्यादा वोटर है। लोकसभा में आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। देखिए 1951 में प्रक्रिया शुरू कर दी गई, लेकिन इतना बड़ा देश था कि कराते कराते 1 साल से ऊपर लग गए। अभी सब कुछ नया था, नई एजेंसियां बन रही थी, तो वहाँ पे टाइम लगा। 9वीं लोकसभा कब भंग की गई? तो ये भंग की गई 1991 में। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए कब चुनाव हुए थे? ये हुए थे फरवरी 1998 में। और यहाँ पे आपने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी चुन करके आए, जो कि अगले कुछ सालों तक रूल किए। अगला है कि लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 377 है। इसके अनुसार एक दिन में एक सदस्य कितने मामले उठा सकता है? जैसे आप देखते हैं कि लोकसभा में लोग जाते हैं और अपने अपने एरिया के मामले उठाते हैं, तो एक व्यक्ति एक दिन में अधिकतम 20 मामले उठा सकता है। एक चीज़ और जानिए कि यहाँ पे एक होता है शून्यकाल। इसके अलावा ये जानिए कि क्वेश्चन जो ये पूछ सकते हैं अधिकतम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है स्टारेड, एक क्वेश्चन होता है नॉन स्टारेड। तो स्टारेड क्वेश्चन में क्या होगा कि इसका उत्तर उनको मौखिक चाहिए, मंत्री जी से इसका उत्तर उनको मौखिक चाहिए, मंत्री जी आज दें या फिर कल दें। और अगर मंत्री जी जो उत्तर देंगे उस पर 5 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, ये होते हैं स्टारेड। जो नॉन स्टारेड क्वेश्चन होते हैं इसका उत्तर लिखित में चाहिए, लेकिन लिखित में अगर उत्तर जब दिया जाएगा उसके बाद आप इस पर कोई भी क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य होता है। अब देखिए प्रोटेम स्पीकर आपको कई बार देखने को मिलेगा, यह आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मिलता है और स्टेट में भी, दोनों का काम सेम है। कई बार कई तरह से इनकी नियुक्तियां होती है, वो समझ लीजिए। प्रोटेम स्पीकर तब चुना जाता है या फिर बनाया जाता है जब नई सभा चुन करके आती है। उदाहरण अगर हम लोकसभा के लिए, तो जब नई लोकसभा चुन करके आती है, जब भी नए लोग सब चुन करके आएंगे तो उनको शपथ दिलाना होता है। तो उसके लिए जो प्रेसिडेंट होते हैं अपने मन से किसी भी वरिष्ठ नागरिक को, जरूरी नहीं कि वरिष्ठ हो, कभी कभी तो कम उम्र वालों को भी दिया गया है, तो किसी भी नागरिक को किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति शपथ दिला देंगे और जिनको शपथ दिलाएंगे वो बन जाएंगे प्रोटेम स्पीकर। जब ये प्रोटेम स्पीकर बन जाएंगे तो ये बाकी सदस्य को, जो 540, 30 जो भी चुन करके आए हैं, उनको क्रम से शपथ दिलाने का काम करते हैं। कई बार क्या होता है, अगर हम स्टेट में देखें तो स्टेट में आप देखेंगे कि अगर विधान परिषद है, जहाँ पे विधान परिषद, देखिए इस तरह का एक मामला काफ़ी विवाद में आया था। विधान परिषद में जो मेंबर होते हैं उनकी वहाँ पर भी एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है और ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो कई बार जब इन्हें किसी वरिष्ठ नागरिक सदस्य को नहीं चुना जाता है तो वहाँ से विवाद उपज के आते हैं। हालांकि इसमें प्रेसिडेंट का एक अधिकार है, वो चाहे
जिस सदस्य को भी प्रोटेम स्पीकर बना सकता है, उनका काम केवल और केवल होगा शपथ दिलाना। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है, कब? तो द्वितीय वाचन में। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सत्ता पक्ष के नेता होते हैं और इसी तरह विपक्ष का भी एक नेता होता है। अब लोकसभा में विपक्ष है कि नहीं है? तो विपक्ष होने के लिए इनके पास कम से कम 1/10 सीटें होनी जरूरी है। अगेन 550 का 1/10 यानी कि 55, ये एक पार्टी के पास होगा तभी उनको विपक्ष का दर्जा मिलेगा। देखिए, जो विपक्ष के नेता होते हैं उनको कई सारी सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए यहाँ पर भी मारामारी है। लोकसभा में सबसे बड़ा निर्वाचक क्षेत्र कौन है? तो यह है लद्दाख। भारत में लोकसभा का स्पीकर चयनित किया जाता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? जैसे पिछले पेज पे आपको हमने बताया था कि एक प्रोटेम स्पीकर होगा, तो प्रोटेम स्पीकर का काम होगा कि वो सबको शपथ दिला दे। जब शपथ सबको दिला दिया जाएगा तब उसमें से एक स्पीकर का चुनाव होगा। अब उसमें से जिस पार्टी के पास ज़्यादा सदस्य होंगे उनका कोई भी व्यक्ति स्पीकर चुन लिया जाएगा। उसके बाद एक डिप्टी स्पीकर भी होता है। तो जो लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं उन्हीं में से स्पीकर चुना जाता है, उन्हीं के द्वारा। लेकिन अगर ये स्पीकर अपना रिजाइन करना चाहे तो ये हमेशा अपना उपाध्यक्ष को देगा, और अगर उपाध्यक्ष रिजाइन करना चाहे तो ये हमेशा अध्यक्ष को देगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। अगर लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष को हटाना है तो क्या करेंगे? तो इसके लिए जो भी पूरे सदस्य हैं वो बहुमत से एक संकल्प पारित करेंगे, एक बिल पारित करेंगे, और अगर ये बिल पारित हो गई, मतलब कि 51% से अधिक लोग इसके समर्थन में वोटिंग कर दिए, तो जो उस समय उसके अध्यक्ष होंगे उनको हटाया जाएगा उनके पद से, ना कि उनके सदस्य के पद से। केवल वो अध्यक्ष नहीं रहेंगे। राज्यसभा के संदर्भ में इनमें से क्या सही है? देखिए, राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं ये 6 साल के लिए होते हैं, लोकसभा में 5 साल के लिए होते हैं, और हर 2 साल में 1/3 लोग हटते रहते हैं। मतलब कि ऐसे इनका चुनाव होता है कि हर 2 साल में 1/3 लोग आएंगे, 1/3 लोग जाएंगे। लोकसभा का स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करेगा? कास्टिंग वोट का क्या मतलब है? मान लीजिए किसी मुद्दे पे बहस हो रही है, कुल मिलाकर के 500 लोग सदन में उपस्थित हैं, 501 लोग, क्योंकि एक तो स्पीकर है यहाँ पे बैठा है। अब इसमें से एक पक्ष होगा, एक विपक्ष होगा, किसी मुद्दे पे वोटिंग हो रही है। एक नौबत ऐसी आती है कि यहाँ पे वोट है 230 सत्ता पक्ष में, और यहाँ पे वोटिंग हो गई 270, तो इस समय वो बिल पारित नहीं होगा क्योंकि विपक्ष का वोट ज़्यादा हो गया। इस समय जो स्पीकर है वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब क्या होगा? अगर इनकी संख्या हो गई 250 और इनकी संख्या भी हो गई 250, तो क्या होगा? स्पीकर अपना मत दे सकता है। तो इस तरह वो वोट जिसको देगा उसकी वाली बात मानी जाएगी। आगे है कि संविधान का एक अनुच्छेद ये बताता है कि अगर लोकसभा में मत बराबर हो गए तो लोकसभा अध्यक्ष अपना मत प्रदान कर सकता है। ये आर्टिकल 100 में बताया गया है, मतलब कि इसी वाली बात को क्वेश्चन में पूछा गया है। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था ये थे जीवी मावलंकर। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो ये थी मीरा कुमार, जो कि यूपीए गवर्नमेंट के अंदर बनी थी। इनके बाद कौन आया? तो अगर महिला की बात करें तो सुमित्रा महाजन जो कि आती हैं मध्य प्रदेश से। इस समय कौन है? 2021 की बात करें, ओम बिरला। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के। लोकसभा का जो सचिवालय होगा ये लोकसभा अध्यक्ष के देखरेख में काम करेगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? कुल मिला के होते हैं 250, लेकिन इनमें भी 12 सदस्यों को, मतलब इसी के भीतर है। अब ऐसा मत करिए कि 250 प्लस 12 करिए, नहीं, इसी 250 में ही 12 है। इनमें से 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अच्छा, अब बताइए कि ये जो मनोनीत करने की शक्ति है, मतलब नियम है, ये हमने कहाँ से लिया है? अगर आपको हम ऑप्शन दे दें तो ये है इंग्लैंड, आयरलैंड, रूस या फिर अमेरिका। हमने जो लोगों को मनोनीत करने की शक्ति है ये कहाँ से लिया है, ये नियम हमने कहाँ से लिया है, आप बताइए कमेंट करके। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है जनसंख्या के आधार पे। जनसंख्या जितनी होगी वहाँ से उतने लोग चुन करके आएंगे। और जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो विभिन्न
जो विधानसभा के मेंबर होते हैं उनसे चुन करके आते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा, तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है और 6 साल का होता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी भी विघटित नहीं की जाती है, चाहे इमरजेंसी लगी हो या फिर कुछ भी, कभी भी इसे ख़त्म नहीं किया जाएगा। तो जो एक बार बन गया है अभी तक है, तो उसका कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। प्रथम अभिनेत्री जो कि राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, तो ये थी नरगिस दत्त। ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। जो 12 लोग, उसी में ये नरगिस दत्त पहली अभिनेत्री हैं जो कि की गई थी। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के तहत क्या आता है। तो जो नए भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार राज्यसभा को है, हालांकि ये दोनों सदनों को मिलता है। राज्य सूची में विषय बनाने के संबंध में संसद की शक्ति क्या है? देखिए क्या होगा कि एक तो है संघ सूची, एक है समवर्ती सूची, एक है राज्य सूची। संघ सूची में जो भी मुद्दे रखे गए हैं जैसे कि विदेश का, इसके अलावा विदेशी मामले के अलावा जो भी मतलब रक्षा, ये सारे जो मुद्दे हैं इस पे कानून बनाने का केवल अधिकार केंद्र सरकार का होगा। समवर्ती सूची पे चाहे राज्य या फिर चाहे केंद्र कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन सेम मुद्दे पर अगर केंद्र सरकार का कानून आ जाएगा तो केंद्र सरकार वाला ही माना जाएगा। राज्य के जो भी मुद्दे हैं उस पर केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी। लेकिन कभी कभी जब राज्य में आपातकाल लगा होता है, 356 लगा होगा, तो उस समय राज्य के मुद्दे पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। यही इसमें कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। कब? तब बना सकती है जब वहां पे जो उपस्थित होंगे, मत देने वाले सदस्य होंगे, उनमें से कम 2/3 बहुमत से उसे पारित कर दें, यानी कि 250 का 2/3 इस तरह। यहाँ पे देखिए कुछ कथन दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि सही है कि गलत है। तो राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या फिर संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। मतलब कि देखिए राज्यसभा का जो पावर है ना, ये पैसे के मामले में बिल्कुल नहीं है। पैसे के मामले में जो भी अधिकार है ये केवल लोकसभा को है। अगर लोकसभा कोई बिल पास कर दिया, पैसे वाली बिल है, राज्यसभा उसको मना भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें राज्यसभा को ज़्यादा पावर नहीं है, ये सही है। राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। पैसे वाली मांग पे राज्यसभा का कोई पावर नहीं है, कहने का वही मतलब है। विशेषाधिकार जो भारत संविधान के द्वारा राज्यसभा को दिए गए हैं, तो यही मिला है कि वो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकते हैं और इनके लिए राज्य सूची पर कुछ कानून बना सकते हैं। कब? जब इसे 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित कर लिया जाए। संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने का अधिकार किस आर्टिकल में मिलता है? यह है आर्टिकल 249। वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा कितनी है? 70 लाख। यानी कि जो एक व्यक्ति चुनाव में खड़ा होगा वो अधिकतम 70 लाख रुपए खर्च कर सकता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ आप इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे और आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करना होगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।